हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री की किताब और चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। और ये जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं ये है बिहार एससीईआरटी की किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि गांव के चौपाल में रहमान और राजीव बातें कर रहे हैं। रहमान और राजीव गांव के चौपाल में बैठे हुए थे और गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है, दूसरे ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया। इस पर तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विचारों का जोरदार विरोध किया और कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब होता है। तो चलिए इसके मतलब को हम लोग जानते हैं। और ये आप लोग जो मानचित्र देख रहे हैं ये है नवपाषाण युगीन स्थल। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे धातु युग के बारे में। ठीक है, धातु युग क्या है? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोट दीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा, लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंटों के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। ठीक है, धातु युग का आरंभ जो है नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। तो धातु युग का आरंभ कब हुआ था? तो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो दिखे उसे आप लोग नोट डाउन करते चले, कॉपी पेन अपने साथ रखें। ये नहीं कि बाद में करेंगे तो बाद का काम जो होता है नहीं हो पाता है। ठीक है, पहला धातु तांबा था। पहला धातु कौन सा था? तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई थी। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। अगर आपने वीडियो देखी है पिछले चैप्टर की तो आप लोगों को पता होगा। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थी। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थीं। इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ज़्यादा लगातार बोलने की वजह से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी समस्या हो जाती है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे होने चाहिए, ना कि मेरे प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, अभी मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, मानव संस्कृति सभ्य अवस्था में कैसे प्रवेश करती है? तो किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की पूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगर, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्य अवस्था में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की शांग सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो उसे संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से भी है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज। लगभग 150 साल पहले पश्चिम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा स्थल के खंडहर का पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिनमें मोहनजोदारो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख हैं। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया है। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जैसे मोहर, मनका, माप, तौल के बाट और कुछ उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली हैं। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के क्षेत्र हैं। ठीक है, मैं आपको मैपिंग भी करवाऊंगी। ठीक है, पहले इसे बुक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए,
हड़प्पा नगर की स्थिति को जानते हैं। तो ये है नगर, ये है खोजकर्ता और ये है वर्ष और ये है नदी का किनारा। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, और ये जो हड़प्पा स्थल है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी 1922 में सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा ब्रजवासी लाल 1961 ईस्वी घग्गर नदी के किनारे। लोथल रंगनाथ राव 1954 ईस्वी भोगवा नदी के किनारे। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट 1989 से 90। चनहुदरो गोपाल मजुमदार 1931 सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, रंगपुर माधव स्वरूप वत्स 1931 से 53। और आगे की जो कहानी है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर जो हैं 2 हिस्सों में विभाजित थे। नगर का जो पश्चिमी हिस्सा था छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले इलाकों को निचला नगर कहा। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की 4 दीवारियों का निर्माण ईंटों से किया गया था। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकी। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें, आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई है। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, तो चलिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं नगरीकरण के अर्थ को जानेंगे। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा की सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेश वाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशिष्टता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होते हैं। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गाँव अपना स्वरूप खो देता है और वहाँ कृषि कार्य नहीं होता है। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतीहर इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। इमारत, सड़कें और नालियाँ। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं। इस तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंटों से ढके होते थे। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगी इकट्ठा होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य और सफाई के प्रति भी जागरूक थे। ये है मोहनजोदारो की सड़क। अब हम बात करेंगे नगरीय जीवन के बारे में। हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों, नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थरों एवं अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे।
नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मोहरों, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांसा, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बांट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। ये है आभूषण, आप देख सकते हो। बच्चों के खिलौनों में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, पशु मूर्तियां आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। मुहरे, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थरों की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मुहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियां मिलती हैं और दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता है। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने, और आप लोग ये देख सकते हैं, ये मुहर है उस समय के, और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे बुक्स में आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। ठीक है, खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्रों से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगर में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान खेतरी से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान बदख्शा से वैद्युर मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। तो मेलुहा। मेरा गला बैठ गया, कोई बात नहीं। नगरवासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई गिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। मिट्टी की स्त्री होगा यहाँ पे, ठीक है। और चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इसी तरह हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर, जो गेंडा हो सकता है, का विशेष महत्व था। उसके बाद कुबर वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। अब आइए सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं धौलावीरा का। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यनगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सभ्यताओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा।
दूसरे यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थरों के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लोई की मदद से बनाया गया है। अब लोथल की बात करते हैं। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई हैं। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ से एक बंदरगाह के, यह है लोथल की बंदरगाह, ठीक है, अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा, बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पावासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह यह भी कहा गया है कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जोरवे संस्कृति के नाम से जानी गई है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई। ठीक है, तो ये था चैप्टर 5 जो कि हो गया है कंप्लीट। और आप लोगों को अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, और जब आप जुड़िएगा तभी और भी चीज़ें हो पाएंगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।